अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। मैंने आपके सी आर साहब से ये कहा था कि मॉर्निंग के अंदर सारे स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी जो कि ऑनलाइन जा रहे होते हैं और सभी तकरीबन जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिहाजा इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है या फिर कनेक्शन जो है वो बार बार डिसकनेक्ट हो रहा होता है, इंटरनेट डिसेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं देती। तो इसलिए अगर आज भी ऐसा हुआ तो फिर बहरहाल हमें लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उनके लिंक्स ही भेजने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जब तक चल रहा है, जब तक हम ऑनलाइन ही जाएंगे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा तेज़ और ऊंचा बोला जाए ताकि आपको आवाज़ भी जो है वो लाउड एंड क्लियर सुनाई दे। लेकिन कोशिश ये करा करें कि आप हैंड फ्री इस्तेमाल किया करें ताकि जो नॉइज़ है सराउंडिंग की वो ना सुनाई दे आपको। ठीक है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक एंड पॉलीनोमियल फंक्शंस। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए उसमें हमने लीनियर फंक्शंस के ऊपर बात करी थी, और आज हम क्वाड्रेटिक और उसके बाद क्यूबिक, डिग्री 4 और एंड सो ऑन पॉलीनोमियल फंक्शंस पर बात करेंगे। क्या एजेंडा रहेगा हमारा या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के? जनरली इंट्रोड्यूस द रीडर टू नॉन लीनियर फंक्शंस। आज का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को हम नॉन लीनियर फंक्शंस के बारे में बताएं, उनका इंट्रोडक्शन दें, और more specifically provide an understanding of the algebraic and graphical characteristics of quadratic and polynomial functions। और आज खास तौर पे हम नॉन लीनियर में क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर आपसे बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी अलजेब्राइक और ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और उसके बाद फिर हम इन फंक्शंस की एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेवेन्यू फंक्शन के तौर पर, डिमांड फंक्शन के तौर पर, सप्लाई फंक्शन के तौर पर, और फिर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को आगे लेके जाएंगे पॉलीनोमियल फंक्शन के तौर पर। फिर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे रैशनल फंक्शंस की। 12, तो वाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए, हमने ये कहा था कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं, ये वो फंक्शन होते हैं जिसमें जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 1 होती है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ लीनियर फंक्शंस के ज़रिए हम उन सिचुएशंस को मॉडल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन को लीनियर फंक्शन के ज़रिए ही मॉडल किया जाए, बल्कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए हमें नॉन लीनियर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जिनमें वेरिएबल की पावर या डिग्री 1 नहीं होती, 1 के अलावा होती है। अब 1 के अलावा वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। There are many phenomena which do not behave in a linear manner and cannot be approximated by using linear functions। ठीक है भाई, ये वही बात जो मैं अभी कह रहा था आपसे। In these situations we need to introduce non-linear functions। One of the more common non-linear function is the quadratic function। तो पहली बात जो आपको पता चली है कि quadratic function एक नॉन लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर, ये लीनियर फंक्शन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म कैसी होती है? आपको याद होगा हमने कहा था कि जो लीनियर फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वो बुनियादी तौर पे बराबर होता है ए एक्स प्लस बी के, या ए वन एक्स प्लस बी ए नॉट के। इस तरह हमने लिखा था, मतलब वेरिएबल की डिग्री या पावर मैक्सिमम 1 थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हैगा और डिपेंडेंट वेरिएबल y हैगा, इसको आप जनरली जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या हो सकती है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
यहाँ जो ए है या बी है या सी है, ये कॉन्स्टेंट्स। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रहे कि ए बी सी क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। लेकिन जो ए है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बी और सी में से कोई एक या ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं, पर ए ज़ीरो नहीं हो सकता। वजह, एक लम्हे के लिए आप इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम यहाँ ए को ज़ीरो रखवा देते हैं तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली ये ख़त्म हो जाएगी और ये फंक्शन बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। जैसा कि आपको बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है कि अगर ए को हमने ज़ीरो रखवा दिया तो हमारा जो फंक्शन है वो बचेगा बी एक्स प्लस सी। और अब अगर इस फंक्शन को हम देखें तो यहाँ वेरिएबल की पावर तो वन है, लिहाजा ये तो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहा, बल्कि ये तो क्या बन गया, लीनियर फंक्शन बन गया। तो मालूम ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि गिवन फंक्शन क्वाड्रेटिक ही रहे तो फिर आपको जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है उसको नॉन ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो नॉन ज़ीरो ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उसे नॉन ज़ीरो कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब एक जिस तरह हमने कहा था कि जो लीनियर फंक्शन होता है अ, उसको हम अलजेब्राइकली भी शो कराते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए, और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। अगर आपको याद हो तो लीनियर फंक्शन का जब जब हमने ग्राफ बनाया वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आया। अब उस स्ट्रेट लाइन को हमने कैसे हासिल किया था वो तरीका आपको याद होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर फंक्शन नहीं है, आज तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पर। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ फिर कैसा होगा? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर फंक्शन की तरह, या फिर ये स्ट्रेट लाइन के बजाय कोई कर्व होगा? तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं उन सब का ग्राफ कर्व होते हैं और इन कर्व्स को हम पैराबोलास कहते हैं। और ये पैराबोला कैसे होते हैं, जैसे आपको ये नीचे फिगर में नज़र आ रहा है, ये पैराबोला एक और एक एक्स एक्सिस के नीचे नज़र आ रहा है। तो ये दो पैराबोला दिए गए, तो शायद ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि वो एक कर्व होता है, और उस कर्व का नाम क्या होता है, पैराबोला। जैसे कि हमने ये फंक्शन लिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसका हमने ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ या तो ये ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला आएगा। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो टू है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ बी भी ज़ीरो है इस फंक्शन में और सी भी ज़ीरो, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं है बल्कि वन है, और वन भी कैसा है, प्लस वन है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका एक ग्राफ उन्होंने कैसे बनाया है, वही तरीका जो स्ट्रेट लाइन में हमने अपनाया था कि आप x की कुछ वैल्यूज़ अपने पास से अज्यूम करेंगे और उन x की वैल्यूज़ पर आप y को कैलकुलेट करेंगे। तो x और y के पेयर बनते चले जाएंगे, उन पेयर को आप एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। जब उन्हें प्लॉट करेंगे तो कुछ डॉट्स मिलेंगे, उन डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बनेगी, अगर स्ट्रेट लाइन है और सॉरी अगर लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पैराबोला बन जाएगी। तो यहाँ शायद आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा सा लाइट सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ आपने कभी -3 ली है, कभी -2 ली है, कभी -1 ली है, कभी ज़ीरो ली है, कभी +1 है, कभी +2 है, कभी +3 एंड सो ऑन। और इन सब के ऊपर आपने y को भी निकाला है बारी बारी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यूज़ पुट करवा के। तो अगर इस x की जगह आप -3 पुट करवाएंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9। तो ये आपके पास पहला ऑर्डर पेयर आ गया एक्स और वाई में। फिर आपने -2 पुट करवाया तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 पुट करवाया -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 0 पुट करवाया
ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही रहेगा। इसी तरह +1 पुट करवाया, +2, +3, तो ये काफ़ी सारे हमारे पास पॉइंट्स आ गए थे, 6-7 काफ़ी ये पॉइंट्स। आप चाहें तो और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये 6-7 पॉइंट्स भी काफ़ी है। अब आपने ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करे, उन एक्स वाई एक्सिस की मार्किंग करी। मार्किंग करने के बाद अब आप पहले पॉइंट पे जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि x-3 कहाँ पर है, वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से आप देखेंगे y+9 कहाँ पर है। जहाँ आपको x-3 और y+9 मिलेगा वहाँ एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे, जहाँ x-2 और y+4 मिलेगा वहाँ एक डॉट लगाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट को जहाँ -1 x मिलेगा और y+1 मिलेगा वहाँ एक डॉट लगाएंगे। इसी तरह फिर आप x0 y0 को प्लॉट करेंगे और बाकी तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करते चले जाएंगे। अब जब इन तमाम पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेंगे तो आप यकीनन ये देखेंगे कि सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे, बल्कि जब आप इन्हें हाथ से ज्वाइन करेंगे, बाय हैंड जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व नज़र आएगा। वो कर्व जो है पैराबोला कहलाता है। उस कर्व को हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होता है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक कहलाता है पैराबोला ओपन अप और एक कहलाता है पैराबोला ओपन डाउन। मैं फिर से कहता हूँ, एक कहलाता है पैराबोला ओपन अप और दूसरा कहलाता है पैराबोला ओपन डाउन। पैराबोला ओपन अप वो होता है जो एक ऐसे कप की तरह होता है या एक ऐसे प्याले की तरह होता है जो पानी को होल्ड कर सकता है। जैसे आपको ये ऊपर वाला पैराबोला नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप इसे एक आप कप मान लें या एक प्याला मान लें और इसमें पानी डालें तो वो पानी इसके अंदर होल्ड हो जाएगा। लेकिन पैराबोला डाउन क्या होता है, जो पैराबोला ओपन डाउन क्या होता है, जो नीचे की तरफ ओपन हो रहा हो और ये एक ऐसे कप की तरह होता है जिसे आप उल्टा करके रखते हैं, जिसमें पानी होल्ड नहीं होगा बल्कि गिर जाएगा। क्या हमें ये पता लग सकता है पहले ही, ड्रॉ करने से पहले, कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला ओपन अप बनेगा या
जी श्योर। मैं आपसे कह रहा था कि क्या हमें पहले ही ये पता लग सकता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ पैराबोला ओपन अप की तरफ जाएगा या पैराबोला ओपन डाउन? अगर तो हम प्लॉट कर दें तो प्लॉट करने के बाद तो ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ प्लॉट करने से पहले, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले। बिल्कुल जनाब। हमें पहले से पता लग सकता है फंक्शन को देखकर, क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखकर, कि हमारा जो ग्राफ रहेगा वो ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। वो कैसे हमें पता लगेगा? देखिए, आप पैराबोला विच opens upward is said to be concave up, a parabola which opens downward is said to be concave down. The point at which a parabola either concave up or down is called the vertex of the parabola. ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में, जहाँ से ये पैराबोला जो है वो ओपन डाउन या ओपन अप हो रहा है, यानी अपनी कॉन्केविटी को बदल रहा है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक विश फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, की जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के ज़रिए। और वो फार्मूला क्या होगा कि वर्टेक्स क्योंकि एक पॉइंट है और हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स वैल्यू एक वाई वैल्यू। तो इस वर्टेक्स की जो एक्स वैल्यू है वो हमें मिलेगी माइनस बी ओवर टू ए सी, और इसकी जो वाई वैल्यू है वो हमें मिलेगी फोर ए सी माइनस बी। जी बच्चों, आप देख रहे हैं कि वो डिसएबिलिटी जो है वो सॉरी इन स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू हो चुकी है इसमें। और फंक्शन जो है वो हमारा, यानी जो खैर बार, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो पैराबोला होता है इसमें एक ख़ास पॉइंट आता है जहाँ से ये अपनी शेप बदलता है। तो अगर आप इस पैराबोला की लेफ्ट साइड को देखें तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद फिर इसने अपनी शेप को बदला और फिर ये अपवर्ड होना शुरू हो गया। तो हम इस ख़ास पॉइंट को जहाँ से इसकी शेप में चेंज आता है, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है या अपवर्ड से डाउनवर्ड आता है, इस ख़ास पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लिहाजा इसको मालूम करना हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल करने का बाइस बनता है। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे? इस वर्टेक्स की जो एक्स वैल्यू है वो माइनस बी ओवर टू ए से निकलेगी, और वाई वैल्यू जो है वो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर ए से निकलेगी। अगर एक्स और वाई की दोनों आप फॉर्मूले देखें तो इसमें हमें तीन ही चीज़ें पता होनी चाहिए, ए बी और सी। और वो कहाँ से आएंगी? क्वाड्रेटिक फंक्शन में स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट ए होगा, पावर वन वाली टर्म का कोफिशिएंट बी होगा, और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो सी होगा। अब मुमकिन है कि किसी भी फंक्शन में सी जीरो हो जाए, ये भी आप इन फॉर्मूलों में जहाँ जहाँ सी आ रहा है जीरो लगवा देंगे। ये भी मुमकिन है कि उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी पावर वन हुई ना, यानी एक्स हुई ना। तो एक्स ना होने का मतलब है बी क्या होगा? ज़ीरो होगा, वो रखवा देंगे। हाँ, जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ए ज़रूर होना चाहिए, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बी और सी अलबत्ता ज़ीरो हो सकते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैराबोला ओपन अप है या ओपन डाउन है बगैर ड्रॉ किए हुए? तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर द रिजल्ट अबाउट कॉन्केविटी इफ ए ग्रेटर देन बी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है यानी ए पॉजिटिव है, तो हमेशा हमेशा जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका जो पैराबोला होगा वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, कॉनकेव अप होगा, यानी ये जो पहला वाला लेफ्ट ग्राफ दिख रहा है ऐसा होगा, कॉनकेव अप होगा। लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि जो ए है वो पॉजिटिव, और अगर यही ए नेगेटिव हो जाए यानी लेस देन जीरो हो जाए तो हमारा जो पैराबोला होगा वो कॉनकेव डाउन होगा, जैसा कि नीचे नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, साइड में दो आपके पास ग्राफ बने हुए हैं,
ए के वाई इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर। बेशक इसमें एक्स और कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमें तो पैराबोला ओपन अप है या डाउन है, इसके लिए सिर्फ ए चाहिए। तो यहाँ जो ए रहेगा एक्स स्क्वायर के बराबर में इस पहले फंक्शन में वो +1 है, ए पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ अगर आप जब भी बनाएंगे तो वो ओपन अप आएगा। लेकिन दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, यानी a नेगेटिव है। लिहाजा यहाँ जो पैराबोला आएगा वो ओपन डाउन आ रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो आप देखिएगा ओपन अप और ओपन डाउन ही आएगा। तो ये एक उसूल है कि अगर a जो है वो पॉजिटिव है पूरा पैराबोला ओपन अप होगा, ए नेगेटिव है पैराबोला ओपन डाउन होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन पैराबोला की, यानी कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब पैराबोला इज अ कर्व हैविंग अ पर्टिकुलर सिमेट्री। एक पैराबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसमें एक सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब ये हैगा कि अगर आप आधा पैराबोला ड्रॉ कर लें तो आधा पैराबोला उसी जैसा होगा। यानी अगर ये जो वर्टेक्स है यहाँ से पैराबोला को आप एक लेने के लिए सोचें कि हम इसे ये दो टुकड़े कर दें और इसको फिर फोल्ड करें, तो जो राइट वाला पार्ट हैगा ये लेफ्ट वाले पर कोइंसाइड कर जाएगा। द लाइन विच passes through the vertex is called the axis of symmetry। ये जो वर्टेक्स से लाइन पास हो रही है, ये लाइन जो है जो वर्टेक्स से पास हो रही है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि इस लाइन में हमारे पैराबोला के दो इक्वल पार्ट्स हैं। दिस लाइन सेपरेट द टू इक्वल हाफ, और जब इन दोनों हाफ को हम फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के साथ बिल्कुल मिल जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो line which passes through vertex is called axis of symmetry। How can we sketch a parabola? Parabola can be sketched इससे पहले पढ़ा, but there are certain things which can make sketching relatively easy। बिल्कुल वैसे ही आप पैराबोला भी प्लॉट करेंगे जैसे इससे पहले किया था। मैंने पहली स्लाइड में बताया भी था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, आप उसकी कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे, उन वैल्यूज़ को आप जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है उसमें पुट करवाएंगे, कैलकुलेशन करके y को हासिल करेंगे। इस तरह बहुत सारे x और y के पेयर मिलेंगे। उन x y के पेयर को देखते हुए आप x और y एक्सिस पर मार्किंग करेंगे और फिर हर एक पेयर को बारी बारी आप उस x y एक्सिस में ढूंढेंगे, जहाँ वो मिलेगा वहाँ एक डॉट लगाएंगे और आखिर में उन तमाम डॉट को बाय हैंड आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पैराबोला बन जाएगा। लेकिन इस पैराबोला को बनाने के लिए अगर ये 3-4 बातें आपको पता हो तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहली कि पैराबोला आपका ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा, यानी कॉनकेविटी क्या होगी इसकी, वो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, ये फैसला बड़ी आसानी से हो जाएगा जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए की वैल्यू देखेंगे। अगर ए पॉजिटिव है तो ओपन अप हो जाएगा और ए नेगेटिव है तो ओपन डाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप वाई इंटरसेप्ट निकालें। जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने कहा था कि वाई इंटरसेप्ट वाई की वो वैल्यूज होती हैं जहाँ एक्स जीरो है। तो अगर ये वैल्यूज आपको नहीं भी पता तो आप फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो रखवाएं और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट जो है ये वो वाई की वैल्यू है जहाँ हमारा ग्राफ जो है इन पैराबोला वाई एक्सिस को कट करेगा। सिमिलरली एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन में वाई की जगह ज़ीरो रखवा दें और एक्स कैलकुलेट कर लीजिए तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। उसके बाद आप वर्टेक्स निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया था -b/2a 4ac - b²/4a। यहाँ से वर्टेक्स आ जाएगा। अगर ये चार बातें आपको पता हैं तो बड़ी आसानी से आप पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। अब हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट्स, ये अभी आपको मैंने बताया था, वही बात यहाँ लिखी हुई है। Algebraically, y intercept is obtained when the value of x is equal to 0 in the given function। ठीक है भाई, वही जो स्ट्रेट लाइन में था कि अगर आप x की जगह 0 रखवाएंगे फंक्शन में तो जो y निकलेगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए आपको y को 0 रखवाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि फिगर जो लेफ्ट पे आपको दी हुई है इसमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारा जो पैराबोला आएगा ये ओपन डाउन,
यानी इसका जो फंक्शन होगा जो अभी यहाँ नहीं दिखाया, लेकिन एक बात श्योर है उस फंक्शन में ए नेगेटिव होगा। अब इसमें ये जो पॉइंट हैगा ये वाला, ये वर्टेक्स भी है और यहाँ जो y की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट होगी। पूरा पॉइंट वर्टेक्स है क्योंकि इस पॉइंट पर पैराबोला की कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये वर्टेक्स तो है लेकिन इसमें जो y की वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट भी होगा, क्योंकि फंक्शन इस जगह पर y एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस को कट करने का मतलब है यहाँ x 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो पॉइंट वो हैं जहाँ हमारा फंक्शन x एक्सिस को कट कर रहा है। तो जहाँ फंक्शन x एक्सिस को कट करता है वो x इंटरसेप्ट कहलाते हैं। इन दोनों पॉइंट पर x की वैल्यूज तो होंगी लेकिन y 0 होगा। इससे एक बात पता चली कि y इंटरसेप्ट इस वाले फंक्शन का एक ही है लेकिन x इंटरसेप्ट दो है। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन में x इंटरसेप्ट भी एक होता है और y इंटरसेप्ट भी एक होता है। लेकिन अगर आप ये राइट वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पर ना तो जो आपका पैराबोला है जितना आपने ड्रॉ किया है, ना तो ये कहीं x एक्सिस को कट कर रहा है और ना ही कहीं y एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब ना तो इसमें x इंटरसेप्ट है ना इसमें y इंटरसेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब मेथड्स टू फाइंड द x इंटरसेप्ट वो आपको बता रहे हैं। If x-intercept of a quadratic equation is determined by finding the roots of an equation, ये क्या बात आ गई भाई? जो फंक्शन होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, आप अगर x इंटरसेप्ट चाहते हैं तो y को 0 रखवाएंगे। जब आप y को 0 रखवाएंगे जब आप y को 0 रखवाएंगे आवाज क्लियर आ रही थी आप लोगों को? नहीं भाई, किसी को क्लियर नहीं आ रही आवाज। जी बच्चों, तो जो आप जब y की जगह 0 रखवाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, उसमें हमने y की जगह पे 0 रखवा दिया, तो ये हमारे पास आ गया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो जो x की वैल्यूज आप यहाँ से निकालेंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। और फैक्टर बनाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आप के पास x की दो वैल्यूज आएंगी और वो दो वैल्यूज इस पर क्या आ रही हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ये फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, उसमें a 1 है, b -3 है और c 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप आपको याद होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वहाँ आप a b और c की वैल्यू रखवाएंगे, जो सीधी कैलकुलेशन दिख रही है वो करेंगे, तो x की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी 1 और
2। लेकिन इस वक्त ये जो दो वैल्यूज हैं ये इंटरसेप्ट भी हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी हैं। यानी हमारा जो पैराबोला होगा इस ए को अगर आप देखें तो इस एक्स स्क्वायर का जो ए है यानी जो कोफिशिएंट है वो +1 है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा पैराबोला होगा जो ओपन अप। तो हमें जहनी तौर पे हम तैयार हो गए कि ओपन अप जो है वो पैराबोला बनेगा। उसके बाद वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे दो जगह कट करेगा, एक एक्स इक्वल टू 1 पे करेगा और दूसरा एक्स इक्वल टू 2 पे करेगा। ठीक है जी। अब जैसा मैंने कहा है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने। आप देख लीजिए इस स्लाइड को गौर से। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए की जगह 1, बी की जगह -3, सी की जगह 2 हमने पुट किया, सॉल्व किया तो हमारे पास x2 और x1 आ गया। ठीक है भाई। अब आप जो है वो इसका प्लॉट बना सकते हैं, चाहे तो और भी आप वैल्यू जो है वो मालूम कर लीजिए। अब हम आते हैं कि इन क्वाड्रेटिक फंक्शन में इनकी एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन क्योंकि टाइम कम हैगा तो मैं इस सेशन को 2 मिनट पहले ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 2-2.5 मिनट का ये सेशन रह गया हमारा। तो मैं इसे रोकता हूँ। उसके बाद जो अगला हमारा सेशन हैगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे बात करूँगा। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा मैं उसको एक बार फिर बता देता हूँ। हमने अभी तक ये देखा कि कुछ फिनोमिना या सिचुएशन ऐसी होती हैं हमारी रियल लाइफ में जिनको अगर हम मॉडल करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी हमें पता होता है कि सिचुएशन का जो फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन होगा जिसकी पावर 1 होगी और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन बाज़ ऐसी भी सिचुएशन या फिनोमेना होते हैं जिनको कभी भी लीनियर फंक्शन के ज़रिए हम कैप्चर नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उसके लिए हमें कोई नॉन लीनियर फंक्शन चाहिए होता है। लीनियर फंक्शन के अलावा जितने फंक्शन हैं वो नॉन लीनियर होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हर वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 के अलावा +1 के अलावा इनफैक्ट -1 क्यों ना हो, वो नॉन लीनियर फंक्शन कहलाएंगे। नॉन लीनियर फंक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि +1 के अलावा तो पावर्स बहुत सारी आएंगी। लेकिन जो हमारे लिए नॉन लीनियर फंक्शंस की कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अंदर जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म y=ax² + bx + c होती है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं या स्केच करते हैं तो हमेशा एक कर्व आता है जिसे पैराबोला कहते हैं। वो पैराबोला ओपन अप भी हो सकता है, ओपन डाउन भी हो सकता है। पैराबोला जिस जगह से अपनी शेप को बदलता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कह रहे होते हैं। तो अगर आपको पैराबोला का वर्टेक्स, उसकी कॉन्केविटी और उसके दोनों इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो बड़ी आसानी से आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है मैं इस लेक्चर को रुकूँगा और कुछ देर के बाद आपको एक दूसरा लिंक भेजूँगा जिस पर हम पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।